रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानिही व यफ़क़हू क़ौली। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम रेप ऑफ द लॉक बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज ऑफ पोप पढ़ी थी, और आज हम जो है पोप की बायोग्राफी और इंट्रोडक्शन टू द रेप ऑफ द लॉक पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम अपना बुक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अलेक्जेंडर पोप, डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप वाज बोर्न ऑन 1688 एंड ही वाज डाइड ऑन 1744। अर्ली लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर पोप। Early life of Alexander. Alexander Pope was born on 21st May 1688. He was born in Lombard Street at London. Lombard Street लंदन के एक स्ट्रीट का या एक एरिया का नाम है। उसके पेरेंट्स जो थे वो थे अलेक्जेंडर पोप सीनियर और उसकी मदर का नाम था एडिथ टर्नर। ये है कि अलेक्जेंडर पोप जो उस टाइम के लोग थे ना, उनकी ये 18th सेंचुरी के अंदर, तो उनके ये कस्टम हुआ करता था कि उनके सबसे बड़े बेटे का नाम अपने फादर के नेम पे ही रखा जाता था। जिस तरह आप जॉन डन को पढ़ेंगे तो जॉन डन का नाम जो है वही उसके फादर का नाम जॉन डन था। जॉन डन सीनियर फादर का नाम और जॉन डन जूनियर जो है वो बेटे का नाम है। इस तरह अलेक्जेंडर पोप सीनियर उसके फादर का नाम और अलेक्जेंडर पोप जो था वो अलेक्जेंडर का पोप का नाम था, ठीक है, बड़े बेटे का, और उसकी मदर का नाम था एडिथ टर्नर। बोथ हिज पेरेंट्स वर रोमन कैथोलिक। अब यहाँ पे उनके रिलीजन की बात हो रही है कि उसके पेरेंट्स कौन से रिलीजन से बिलोंग करते थे। दे वर रोमन कैथोलिक, ठीक है। बिफोर ही वाज 12 ही हैड ऑब्टेन्ड अ स्मैटरिंग ऑफ लैटिन एंड ग्रीक फ्रॉम वेरियस मास्टर्स, फ्रॉम अ प्रीस्ट इन हैम्पशायर, फ्रॉम अ स्कूल मास्टर एट टाइवोर्ड नियर विंस्टर, फ्रॉम थॉमस डेन। अब जब अभी वो 12 ईयर्स का नहीं हुआ था, उसने नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया था या लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट कर दी थी लैटिन और ग्रीक फ्रॉम वेरियस मास्टर्स, ठीक है, जिनमें से कोई प्रीस्ट थे। उसके हैम्पशायर जो था वो एक कस्बे का नाम था, ठीक है, एक टाउन का नाम था हैम्पशायर, वहाँ पे स्कूल मास्टर था टाइफोर्ड के अंदर। विंस्टर जो था ये भी एक एरिया का नाम था, एक टाउन का नाम था, उसके करीब ही वो रहता था। उसके बाद थॉमस डीन जो था, ये उस टाइम के नोटेबल कैरेक्टर्स थे जो ग्रीक या लैटिन सिखाते थे, ठीक है। हु केप्ट अ स्कूल इन मेलीब्रॉन एंड आफ्टरवर्ड्स एट हाइड पार्क कॉर्नर एंड फाइनली फ्रॉम अनदर प्रीस्ट एट होम। तो उसने जो अर्ली एजुकेशन थी, यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि जो उसकी अर्ली एजुकेशन थी और जो उसने लैटिन और ग्रीक बोलना पढ़ना लिखना सीखा, बहुत सारे मास्टर्स से, कुछ हाई स्कूल के थे, उसके बाद कुछ एकेडमी से बिलोंग करते थे और कुछ उसको घर पे पढ़ाते थे प्रीस्ट वगैरह, ठीक है। तो इससे यहाँ पे एक चीज़ जो है वो क्लियर हुई कि उसने कोई बाकायदा स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है, बाकायदा कोई स्कूल उसने कोई ज्वाइन नहीं किया था, उसने घर पे ही अर्ली एजुकेशन जो थी वो हासिल की। ही वॉज एन 18th सेंचुरी इंग्लिश पोइट। ये बड़ी एक पॉइंट है कि आपको बार बार ये चीज़ डिस्कस करना पड़ेगी कि वो कौन सी सेंचुरी का पोइट था। ही वॉज 18th सेंचुरी इंग्लिश पोइट, बेस्ट नाउन फॉर हिज सैटिरिकल वर्सेस। उसकी बेस्ट जो एक फेमस वर्क होता है किसी भी राइटर का, ये जिसकी वजह से उसकी जान पहचान होती है, जिस तरह के जेफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स की वजह से है, इसी तरह अगर चौसर को किसी बारे में जाना जाता है तो उसके सैटिरिकल वर्सेस के बारे में जाना जाता है कि उसने सोसाइटी की इवल्स, फॉलीज और फेबल्स को हाईलाइट करने के लिए सैटिरिकल वर्सेस का यूज़ किया, ठीक है। उसने सटायर जो सारा काम है सटायर के थ्रू किया। उसका मकसद लोगों का दिल दुखाना या उनको सटायर करना, तंज करना नहीं था, बल्कि वो करेक्शन करना चाहता था, रिफॉर्म करना चाहता था सोसाइटी को, जो कि बहुत ज़्यादा इवल और बैड हो चुकी थी। ही इज़ द थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस। जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है ना कोटेशंस की, ठीक है, वो एक ऐसी डिक्शनरी है जिसके अंदर नोटेबल जो राइटर्स हैं, नोटेबल ऑथर्स हैं या नोटेबल पॉलिटिशियंस हैं, फिलोसफर्स हैं, उनकी कोटेशंस को कोट किया गया है। जिस तरह के एडवांस लर्नर डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरीज होती हैं वर्ड मीनिंग के लिए, इस तरह कोटेशन की भी डिक्शनरी होती है। तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा 3rd नंबर पे है ना, सबसे ज़्यादा जिस राइटर की कोटेशंस को, जिसकी कही हुई बातों को कोट किया गया है, उसके अंदर लिखा गया है, वो
वहाँ पे उस लिस्ट में थर्ड नंबर पे इसका नाम है अलेक्जेंडर पोप का, फर्स्ट पे टेनिसन का नेम है और सेकंड पे शेक्सपियर का नेम है और थर्ड पे अलेक्जेंडर पोप का नाम है उस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस में। ही वॉज फेमस फॉर हिज यूज़ ऑफ द हीरोइक कपलेट। ये सबसे ज़्यादा फेमस था लैंग्वेज के अंदर। अगर आप कंसेप्ट की बात करें, ठीक है, थीम की बात करें तो वो सेट्रिकल वर्सेस के अंदर फेमस था। और अगर आप टेक्निक की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, राइटिंग स्टाइल की बात करते हैं, लैंग्वेज की पोइट्री की लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें उसको जाना जाता है कि ये हीरोइक कपलेट के लिए बहुत फेमस था। इसने अपनी पूरी जो बुक लिखी है द रेप ऑफ द रॉक, वो बड़ी एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बुक है और उसके अंदर उसने बड़ा अच्छे तरीके से उसने हीरोइक कपलेट का यूज़ किया, सिंपल कपलेट का यूज़ नहीं किया, हीरोइक कपलेट का यूज़ किया। पॉप वॉज बॉर्न टू अलेक्जेंडर पोप सीनियर एंड हिज वाइफ एडिथ टर्नर। वही बात उसके पेरेंट्स की हो रही है। पॉप वाज टॉट टू रीड बाय हिज आंट, पहले उसकी आंट ने उसको पढ़ाया। एंड वेंट टू टाइफोर्ड स्कूल इन अबाउट 1698 एंड 1699। 2 साल तक उसने टाइफोर्ड स्कूल को ज्वाइन किया और वहाँ पे उसने पढ़ा। अगर उसकी लाइफ के बारे में देखा जाए तो वो कौन था? ही वॉज अ ट्रांसलेटर। अब ये पॉइंट ज़रा आप नोट कर दीजिएगा अपनी नोटबुक्स में। ही वॉज अ ट्रांसलेटर। विटी, विट थी, विट कहते हैं विटी तो जवाब देना, मतलब बात लगा के बात को करना, ठीक है। विट बेसिकली कहते हैं समझदारी से ऐसी बात करना कि आप सामने वाले को पूरा मकसद बता पाएँ, यानी कि जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो आपके रीडर्स जो हैं आपको डीप स्टडी करने के बाद समझ सकते हैं। सटायरिस्ट था। स्टायरिस्ट था कि वो ऐसी उसने पोइट्री लिखी है कि लोगों की जो उस 18th सेंचुरी सोसाइटी की अपर क्लास की जो थी बैड हैबिट्स थी या इवल्स जो थी, वहाँ की करप्शन वगैरह तो नहीं थी लेकिन वहाँ पर लोगों के अंदर अनप्रोडक्टिविटी थी, लेजीनेस थी और शो ऑफ का थीम था, ठीक है। तो उसको उसने पॉइंट आउट किया हुआ है उनको, उनकी रिकन्सिलेशन के लिए, ठीक है, उनके दरमियान रिकन्सिलेशन करवाने के लिए, उनकी रिफॉर्मेशन के लिए और सोसाइटी को रिफॉर्म और रिफाइंड करने के लिए। इंग्लिश पोइट ही आर ट्रांसलेटर है, विट है, स्टाइलिस्ट है और इंग्लिश पोइट है किसका? 18th सेंचुरी का, नियो क्लासिकल एज का। अब ये नियो क्लासिकल एज और 18th सेंचुरी की सोसाइटी के बारे में मैं पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। पॉप वाज बोर्न इन अ कैथोलिक फैमिली। ही वाज बोर्न इन अ कैथोलिक फैमिली। उस टाइम पे ये जो रिलीजन था ये बड़ा एक डिबेट का जो है वो वाइज हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे प्रोटेस्टेंट, उस टाइम पे प्यूरिटन जो थे, प्यूरिटन्स कहते थे कि जो हम हैं बस हम ही हैं, बाकी सारे हमें फॉलो करें। फिर जो है उनके रूल्स वगैरह बहुत सख्त थे, जिस तरह के हमने जेफर चौसरी में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था पुअर पीपल्स को। तो उनमें से कुछ ऐसे लोग उठे जिन्होंने प्यूरिटन्स के खिलाफ, प्यूरिटन जो थे ना बहुत सख्त अकीदे के मालिक थे। अभी आप अमेरिकन लिटरेचर के अंदर मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्यूरिटन जो थे वो अंदर अंदर से खुद कुछ ना कुछ कर रहे होते थे, लेकिन बाहर से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके ना सिर्फ अपनी फैमिली की और जो उनके फॉलोअर्स थे, उनकी सोसाइटी थी, उनकी कम्युनिटी थी, उसको भी उन्होंने तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया और लोग डिप्रेशन का शिकार होके सुइसाइड अटेम्प्ट करने लगे, ठीक है। और उसमें ये जो है ईडिपस कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे पैदा हुई प्यूरिटन्स की वजह से। अच्छा, प्यूरिटन्स के इस चीज़ के जवाब में जब लोग उकता गए तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, तो उस रिवोल्ट के मुकाबले में जो लोग सामने आए उनको प्यूरिटन्स कहते हैं, ठीक है, उनको प्यूरिटन्स कहते हैं। अब जो प्यूरिटन्स थे वो खिलाफ थे, प्यूरिटन्स के खिलाफ थे प्रोटेस्टेंट, जो प्यूरिटन्स के खिलाफ आगे उसको रोकने के लिए उस रिवोल्ट करके जो न्यू कम्युनिटी सामने आई वो थी प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। वो भी प्रोटेस्टेंट जो थे वो प्यूरिटन्स के जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो उनके लॉज थे वो उनको ओबे नहीं करते थे, उसको अपोज करके उन्होंने न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो कमोबेश प्यूरिटन्स से ही मिलते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ लचक थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे जो कैथोलिक फैमिली थी, कैथोलिक रिलीजन जो था वो पस्ती का शिकार डाउन होना शुरू हो गया कि उन दो रिलीजन्स ने इनको आगे लगा लिया। यहाँ तक कि इंग्लैंड के अंदर पाबंदी लग गई थी कि जो बंदा कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करेगा उसको यूनिवर्सिटी से डिग्री इशू नहीं की जाएगी फाइनल। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आई थिंक जो था ये अलेक्जेंडर पोप थे या फिर क्रिस्टोफर मार्लो थे, जिनको कैथोलिक होने की वजह से, हालांकि वो बड़ा यूनिवर्सिटी का एक जो है ना
आई जो है ना, कहते हैं एप्पल आई था, मतलब क्या उसको बोलते हैं, ठीक है, एक आँख का तारा था उस टाइम पे, बड़ा फेमस और बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था और ये स्टूडेंट्स थे, लेकिन सिर्फ कैथोलिक होने की वजह से उसको फाइनल डिग्री इशू नहीं की गई थी। ये क्रिस्टोफर मार्लो है या फिर अलेक्जेंडर पोप है, मुझे कंफर्म नहीं है, आई विल कंफर्म यू लेटर। पोप वाज बर्न इन अ कैथोलिक फैमिली, अब पता चल गया कैथोलिक फैमिली का, एंड कैथोलिक वर सब्जेक्ट टू लॉ, कुडंट राइज इन सोसाइटी, ठीक है, वो क्या थे, उनको लॉ के आगे सरेंडर करना था, वो सब्जेक्ट कहते हैं सरेंडर करने वाले को, अवाम को, वो किसके ताबे थे, कानून के ताबे थे, इस वजह से वो कभी भी सोसाइटी के अंदर राइज नहीं हो सके, उनको हमेशा रिप्रेस करके रखा गया। ये प्योरिटन्स और प्रोटेस्टेंट्स जो थे, इन्होंने उसको आगे आने ही नहीं दिया, ठीक है। पोप was taught to read by his aunt and went to Catholic schools in 1698 and 99, 2 साल के लिए कैथोलिक स्कूल्स के अंदर गया, इसलिए वो लोग प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंट्स के स्कूल्स में भी नहीं जाते थे। He was taught by his aunt early education, ठीक है। अर्ली हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसको वो स्टार्ट में ही बचपन से बीमार भी था। फ्रॉम द एज ऑफ 12 ही सफर्ड फ्रॉम पोर्टो डिजीज़। पोर्टो डिजीज़ जो होती है एक फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस होती है, जो कि स्पाइंस को, जो आपकी जो स्पाइंस होती है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है, टीबी से रिलेटेड ये एक डिजीज़ है। ही ग्रू टू अ हाइट ऑफ ओनली 4.6 फीट, इसका कद जो था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था, यानी कि सारी इसकी हाइट जो थी 4.6 थी। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो है ना, ये अपनी बीमारी की वजह से इतना ज़्यादा जो है एक यंग मैन ना बन सका। पॉप वाज ऑलरेडी रिमूव्ड फ्रॉम सोसाइटी बिकॉज ही वाज कैथोलिक, वही बात तो मैंने पहले की है कि उसको सोसाइटी से रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि ना तो वो प्रोटेस्टेंट था ना प्योरिटन्स था, और कैथोलिक्स को वो लोग कोई अहमियत ही नहीं देते थे, इसलिए वो कैथोलिक्स को ना अबेंडन कर रहे थे, मुल्क से निकाल रहे थे। हिज पुअर हेल्थ ओनली एलियनेटेड हिम फर्दर, एक तो पहले ही कैथोलिक होने की वजह से उसको सोसाइटी से रिमूव कर दिया गया था, ठीक है, कि सोसाइटी में रहते हुए वो किसी भी एक्टिविटी के अंदर कोई टुक पार्ट नहीं कर सकता था। उसके बाद जो उसकी अपनी फिजिकल हेल्थ थी, जिसने उसको एलिनेट कर दिया, अलग कर दिया लोगों से, ये ज़्यादा हो गया। चलो कुछ ना कुछ अगर करता तो उसको मज़ीद ये कर दिया। ड्यू टू हिज डिजीज़ पोप्स फॉर्मल एजुकेशन एंडेड, एंड फ्राम देन on he educated himself by reading the classical work of writers such as Homer and Virgil। उसकी डिजीज़ की वजह से उसकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी, जो कि फॉर्मल एजुकेशन बेसिकली जो 16 ईयर्स की एजुकेशन होती है, हम स्कूल में बाकायदा जाके हासिल करते हैं, वो यहीं पे एंड हो गई 1698 में। उसके बाद उसने खुद अपने आप को एजुकेट किया रीडिंग के थ्रू, ठीक है, कुछ उसकी आंटी ने पढ़ाया, कुछ उसने मास्टर से लैटिन और ग्रीक वगैरह सीखने के बाद वो इस काबिल हो गए कि खुद से पढ़ सके। तो फिर उसने बुक्स को रीड करना स्टार्ट किया। ही वॉज इंटेलिजेंट, उसने होमर विर्जिल जो है ये ग्रीक के पोइट्स हैं बड़े अच्छे और क्लासिकल पोइट्स हैं, तो इनको पढ़ा, इनको पढ़ने के बाद उसने अपने आप को खुद एजुकेट किया, नई चीज़ें सीखी। ही गॉट सो फैसिनेटेड, ये बड़ा जो है फैसिनेट हुआ, इंस्पायर हुआ, दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज वर्क्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमर एंड विर्जिल। तो उसकी पोइट्री ये इन राइटर्स को पढ़ के बड़ा इन्फ्लुएंस्ड हुआ, बड़ा इंस्पायर हुआ, और इसकी जितने भी वर्क्स हैं उसके अंदर हमें होमर और विर्जिल की जो पोइट्री है उसके नक्श दिखाई देते हैं। अब होमर और विर्जिल जो थे वो एपिक पोइट्री लिखते थे, ठीक है, इसने भी एपिक पोइट्री लिखी। रेप ऑफ लॉ के अंदर आप एपिक पढ़ेंगे, लेकिन इसने क्योंकि सोसाइटी को रिफॉर्म करना था, इसका पर्पस और था, इसने उनकी टेक्निक्स को यूज़ करके मॉक एपिक लिख दी। वो लोग ग्रैंड एपिक लिखते थे, इसने मॉक एपिक लिख दी। वो आगे हम चल के देखें कि एपिक और मॉक एपिक क्या होती है बेसिकली। ही वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल, बड़ा ही समझदार और दानिशमंद था। कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द क्लासिकल पीरियड, इसको क्लासिकल पीरियड का ग्रेटेस्ट पोइट समझा जाता है। ही इज़ द प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म, ये बेशक हाईलाइट कर ले कि ही वाज द प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म, ठीक है, क्लासिज्म का प्रिंस था। प्रिंस ये था कि जिसने बहुत अच्छा काम किया था क्लासिज्म के अंदर, जिसको बड़ा नाम था। ही वॉज लिव्ड एंड वर्कड एट अ टाइम इन इंग्लैंड व्हेन कैथोलिक्स वर सब्जेक्ट टू लॉ, जब तक कैथोलिक जो थे सब्जेक्ट टू लॉ थे, उनको मतलब ताबे थे वो उस टाइम की गवर्नमेंट के या रिलीजियस पार्टीज़ के, तो उस टाइम पे इसने इंग्लैंड के अंदर रहते हुए काम किया। लिटरेचर वाज जस्ट बिकमिंग समथिंग दैट पीपल कुड डू फॉर लिविंग, तो उस टाइम पे लिटरेचर इस तरह से बन गया था कि लोग जो थे ना, जिंदा रहने के लिए लिटरेचर को पढ़ते थे और सुनते थे, मतलब पर्पस नहीं रह गया था। स्टडीड मैनी लैंग्वेजेस, रीड वर्क्स बाय इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, लिटन एंड ग्रीक पोइट्स। तो इसने क्या किया, उस टाइम पे जो फॉर लिविंग बन चुका था, लिटरेचर जो है बहुत आम हो चुका था, उसके बाद इसने क्या किया, बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे वर्क्स पढ़े, जिसमें इंग्लिश भी शामिल थी,
यानी कि इसने इंग्लिश के राइटर्स को पढ़ा, फ्रेंच के राइटर्स को पढ़ा, इटालियन को पढ़ा, लैटिन को पढ़ा और ग्रीक पोइट्स को पढ़ा, और इसको पढ़ने के बाद ये इस काबिल हो गया कि खुद से पोइट्री कर सके। इट इज़ नाउन दैट नो अदर पोइट मेड एज मैनी एनिमीज एज मच एज पोइट मेड बिकॉज ऑफ हिज क्रिटिसिज्म ओवर द राइटर्स। वो कहते हैं कि जितना इसने अपने दुश्मन बनाए हैं किसी भी पोइट ने नहीं बनाए। क्यों बनाए इसने? क्योंकि ये राइटर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म करता था। एक तो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता था, दूसरा ये देखता था कि वो राइटर्स जो हैं उनको किसी रिफॉर्मेशन के लिए, किसी पर्पस के लिए लिखना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा बन के उनको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, ये इस चीज़ के खिलाफ था। इस वजह से ये क्रिटिसिज्म करता था, क्रिटिसिज्म करता था राइटर्स के ऊपर, उनके वर्क्स के ऊपर, उनके राइटिंग्स के ऊपर, उनके पोएम्स के ऊपर, उनकी बुक्स के ऊपर। इस वजह से बहुत सारे लोग इसके एनिमी थे। एट हिज डेथ ही वाज एक्लेम्ड, प्रेज्ड, यानी कि इसको माना गया, ठीक है, इसको तस्लीम किया गया एज इंग्लैंड ग्रेटेस्ट पोइट। इसकी डेथ के बाद इसको इंग्लैंड का एक ग्रेटेस्ट पोइट माना गया। ठीक है, अब इसके मेजर वर्क्स देख लेते हैं। लाइफ के बारे में इतना काफ़ी है। मेजर वर्क्स इसके क्या क्या हैं, जिनमें से सबसे पहला इसका है 1709 में इसने लिखा है पेस्टोरल्स, फर्स्ट वर्क है इसका। उसके बाद 1711 में इसने लिखा एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। 1712 में इसने स्टार्ट की बुक लिखनी द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक 3 जिल्दों पे 3 पार्ट्स में इसने मुकम्मल की है। उसके बाद 1713 में इसने लिखी विंडसर फॉरेस्ट। आगे फिर ट्रांसलेशन टू इलाइड वर्क्स ऑफ शेक्सपियर इन 6 वॉल्यूम्स, ट्रांसलेशन ऑफ द ओडेसी। ओडेसी जो है ये इलाइड इसकी जो है इलाइड की आई थिंक पोइम थी, एपिक थी ओडेसी, तो उसको उसने ट्रांसलेट किया। एसे ऑन मैन, तो ये इसके मेजर वर्क्स थे जो इसने लिखे हैं, जिसमें से हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है ये वाला रेप ऑफ द लॉ। दूसरी क्वालिटीज़ देख लेते हैं कि पोइट जो है, ये जो राइटर है अपनी पोइट्री के अंदर जो है वो इंक्लूड करता है नेचर। ठीक है, इसकी पोइट्री के अंदर हमें जो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी रेप ऑफ द लॉ के अंदर, जिसके अंदर नेचर है, उसके बाद विट है और जजमेंट है। ये तीनों इसके बेसिक पॉइंट है। ठीक है, हीरोइक कपलेट है जिसके लिए फेमस था। ज़रा हीरोइक कपलेट के बारे में देख लेते हैं। पॉप एम्प्लॉयज द हीरोइक ऑफ आर पेंटामीटर कपलेट। इसने अपनी पूरी पोइम की जो 700 प्लस लाइंस है उसके अंदर इसने क्या यूज़ किया हुआ, हीरोइक कपलेट यूज़ किया हुआ है। और पेंटामीटर, हीरोइक और पेंटामीटर कपलेट। पेंटामीटर मतलब कि जिसके अंदर 5 मीटर 10 सिलेबल थे, 5 मीटर थे, तो पेंटामीटर। और कौन सा मीटर यूज़ किया है, अयाम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया है। ठीक है, अब कपलेट क्या होता है? कपलेट क्या होता है? 2 लाइन्स दैट रिहाइम, 2 लाइन्स दैट रिहाइम। कपलेट जो है, अब हीरोइक पेंटामीटर कपलेट क्या है, 2 लाइन्स रिहाइम, यानी कि जो 2 लाइन्स हैं उनके जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो आपस में रिहाइम करते हों। ईच लाइन ऑलवेज कंटेन 5 फीट। पेंटामीटर कैसे होगी कि हर लाइन के अंदर 5 फीट हों, 10 सिलेबल होंगे तो 5 फीट बनेंगे। 5 फीट को 5 फीट जो हैं वो मिलके 5 मीटर बनाते हैं, और 5 मीटर को हम बोलते हैं पेंटामीटर। अच्छा, पेंटामीटर की बात होगी, हीरोइक कपलेट की बात होगी। अब इसको अयाम्बिक पेंटामीटर क्यों बोलते हैं? अयाम्बिक इसलिए बोलते हैं कि ईच फुट, हर फुट यूजुअली कंटेन्स 1 अनस्ट्रेस्ड एंड 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल इन दैट ऑर्डर। पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, ठीक है, सॉफ्टली प्रोनाउंस किया जाता है। दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड, हार्डली प्रोनाउंस किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं अयाम्बिक। हर लाइन के अंदर 10 सिलेबल 5 मीटर पेंटामीटर। हर मीटर जो है, पहला वर्ड जो पहला सिलेबल है वो अनस्ट्रेस्ड होगा, सॉफ्टली हल्की आवाज़ में प्रोनाउंस किया जाएगा, और जो सेकंड पार्ट होगा स्ट्रेस्ड होगा, हार्डली प्रोनाउंस किया जाएगा, सख्ती से बोला जाएगा, उसके ऊपर वजन होगा, जोर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं अयाम्बिक पेंटामीटर। For Pope and his audience, the couplet form was proper and natural for poetry. Pope के लिए भी और उसके पढ़ने वालों के लिए, उसकी ऑडियंस के लिए भी जो कपलेट था बेसिकली, कपलेट फॉर्म वाज प्रॉपर एंड नेचुरल फॉर पोइट्री। वो ये उनके लिए बड़ा प्रॉपर और नेचुरल पार्ट था कि पोइट्री को समझा जाए थ्रू दिस। देयर इज़ अ टेंशन बिटवीन द मीटर ऑफ द पोइम एंड द नेचुरल एम्फोसिस और रिदम वी इम्प्लाई व्हेन स्पीकिंग। जब हम स्पीक करते हैं तो कुछ इश्यूज आते हैं मीटर में और नेचुरल रिदम में। द मीटर इज़ नेचुरल रिदम रनिंग अंडरनीथ द लाइन्स एंड इज़ लाइक अ नेचुरल प्रिस्टेंट हार्ट बीट। इस तरह से लगता था, मतलब बोलते हैं जब, तो बोलने में जो है वो इशू आता है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली उसके अंदर कोई इशू नहीं था।
अब थोड़ा सा रेप ऑफ द लॉक के बारे में देख लेते हैं कि जो पोइम रेप ऑफ द लॉक है वो किस तरह की है। रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप बेसिकली ए पोइम अबाउट रेप ऑफ द लॉक, अब मॉक एपिक पोइम है। ठीक है, मॉक एपिक के बारे में आगे वाली स्लाइड भी हम देखें कि मॉक एपिक क्या होती है। एपिक जो है लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है, सोशल स्टायर है। ये एक नोट्स जब बनाएंगे तो आप लिख ले इंट्रोडक्शन टू द रेप ऑफ द लॉक, और रेप ऑफ द लॉक क्या है, मॉक एपिक है। मॉक एपिक भी इसको बोलते हैं और इसको रेप ऑफ द लॉक एज अ सोशल सटायर भी बोलते हैं, ये दोनों इसके नाम हैं। द इंटायर पोम इज़ रिटन इन 5 कैंटोस, जिस तरह ड्रामास के अंदर एक्ट होते हैं इस तरह इसके अंदर भी कैंटोस बने हुए हैं, जिसको यानी कि एक पार्ट जो है उसको कैंटो बोलते हैं। ठीक है, और इसके 5 पार्ट यानी कि 5 कैंटोस हैं, मेकिंग यूज़ ऑफ द पॉपुलर रिहाइम्ड अयाम्बिक पेंटामीटर वर्ड्स। ठीक है, ये अयाम्बिक पेंटामीटर वर्ड्स के बारे में ऊपर बात कर चुके हैं। द स्टोरी इज़ इन पोइम इज़ रिलेटिवली सिंपल, जो इसने स्टोरी पोइम के अंदर गेन की है वो बड़ी सिंपल है। द पोइम डील्स विद एन एक्चुअल इवेंट एंड थस पोक्स फन एट द टू फैमिलीज। ये जो पोइम है बेसिकली एक एक्चुअल हकीकी बात के ऊपर मबनी है। वो दो इसके पॉप के जो फ्रेंड थे उस टाइम की दो अपर क्लास फैमिलीज़ के अंदर किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, जो बात आगे इसमें डिस्कस भी होगी। तो उस लड़ाई की वजह से काफ़ी देर से उन लोगों में बोलचाल बंद थी। तो इसका जो दोस्त था, अलेक्जेंडर पोप का एक दोस्त था, उसने इसको मशवरा दिया कि तुम एक ऐसी पोइम लिखो, इन जो अपर क्लास दो इनकी जो एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप थी, म्यूचुअल फ्रेंड्स की जो फैमिलीज़ थी, म्यूचुअल फ्रेंड जो थे उनकी जो आपस में दो लोगों की लड़ाई हुई थी उसको रिकनसाइल करने के लिए, उनके दरमियान सुलह करवाने के लिए उसने इसको मशवरा दिया कि तुम कोई पोइम लिखो। तो उसने जिस वजह से उन दो पार्टीज़ के दरमियान लड़ाई हुई थी उस वजह को ऐसे लिखा कि उस जो इवेंट्स उसमें हुए थे उसके ऊपर इसने पोक फन किया। ठीक है, उनका मजाक बना के मजाया अंदाज में टू फैमिलीज़ के बारे में लिखा और उनकी सुलह करवाई। बट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा कि उसने दो फैमिलीज़ के दरमियान सुलह करवाई, ये पर्पस था उसका। लेकिन इससे भी ज़्यादा इसने क्या किया, इट शोज द वैनिटीज़ ऑफ ह्यूमन काइंड। वैनिटीज़ मतलब अय्याशियाँ, ठीक है, अनप्रोडक्टिविटी, फालतू की जो काम और बातें हैं वो शो करती हैं मैनकाइंड की, इंसानी मैनकाइंड की किस तरह की ज़िंदगी हम बसर कर रहे हैं, उसके ऊपर इसने फन किया। ठीक है, पॉक फन किया और लोगों को हाईलाइट किया कि यहाँ पे आप लोग गलत कर रहे हैं। अब ज़रा ये पापा समझ लें कि डिफरेंस क्या है बिटवीन एपिक एंड मॉक एपिक। एपिक जो होती है एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है। ठीक है, एक लंबी पोइम होती है, कहानी सुनाती हुई पोइम होती है। इसके अंदर जो एक लंबी पोइम जिसके अंदर कहानी सुनाई जाती है अबाउट एक्शंस ऑफ अ ग्रेट पर्सन, जिसके अंदर किसी अजीम आदमी के अजीम कारनामों की बात होती है, जिसमें जैसे कोई बड़ी जंग करता है, जंग जीत के आता है। आप यूट्यूब खोलें ज़रा, आप विर्जिल के ह्यूमर, इलियड, ओडेसी वगैरह का समरी जस्ट सुन लें, 5 से 10 या 15 मिनट की होगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी बड़ी बड़ी जो है उन्होंने फतूहात की हुई हैं। उसके अंदर बड़े अजीम एक्शंस जो हैं, ग्रेटेस्ट एक्शंस जो हैं वो एक्ट किए हुए हैं उन पोइम्स के अंदर, तो उसको इसने कॉपी किया है। मॉक एपिक बेसिकली क्या है, मॉक एपिक भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है जो कि विच डील्स इन अ ग्रैंड डिक्शन, जिसकी लैंग्वेज डिक्शन बड़ी ग्रैंड होती है। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज के ऊपर बड़ा काम किया होता है, जैसे पॉप ने किया हुआ है। अयाम्बिक है, अयाम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया, हीरोइक कपलेट यूज़ किया, सिमिलीज, मेटाफर, सारा कुछ बड़ा अच्छे से यूज़ किया है। डिक्शन बड़ी ग्रैंड है बट विद ट्रिवियल ऑर्डिनरी थीम्स, लेकिन जो थीम्स हैं जो उसने बात की हुई है उसने बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड प्रोड्यूसेस लफर, जो कि इंसान को हंसा देती है। जबकि जो दूसरी पोइम है क्या नाम लेते हैं इसका, ग्रैंड एपिक्स जो हैं जो कि एक एपिक होती है, उसके अंदर कोई हंसने वाली बात नहीं होती, वो एक सीरियस पोइम होती है। ठीक है, सीरियस पोइम होती है और उसके अंदर पर्पस भी बड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड का पर्पस होता है। और लेकिन मॉक एपिक जो है वो बिल्कुल आप यूँ समझ लें, मॉक एपिक के बिल्कुल उलट है। हीरोइक अयाम्बिक कपलामीटर, इस अयाम्बिक पेंटामीटर के और हीरोइक कपलेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसी की एग्जांपल भी दी जा रही थी। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा भी चुकी हूँ, तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये समरी ऑफ द पोइम है, समरी की इतनी ज़रूरत नहीं है। कल हम इंशाल्लाह ताला जो है डिस्कस करेंगे, इसका एक क्वेश्चन करेंगे। समरी जो है इस तरह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको वैसे ही बता दूँगी कि समरी किस तरह से है। ठीक है, और आज का आपका टास्क ये है कि आपने जो है ना इसकी शॉर्ट समरी, अगर आपके पास बुक है तो आपने इसकी शॉर्ट समरी घर से पढ़ के आनी है
और कल इंशाल्लाह हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इसका टेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।